तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, आज आपका पॉलिटिकल साइंस का, जिसको हिंदी में आप राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं, क्लास 12th का इसका पेपर हुआ है टर्म 2 का। तो इसका बच्चों इस पेपर का हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और आपकी जो डिमांड्स आ रही है कि सर होम साइंस का सैंपल पेपर बनाइए, इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर बनाइए, ठीक है, और सब्जेक्ट्स के, तो उनके बारे में भी मैं वीडियो के एंड में आपसे बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और मैं ये बिल्कुल ही कह सकते हैं ना, एक गर्व से कहना चाहता हूं कि जितना भी मैंने पेपर करवाया था ऑलमोस्ट पेपर उसी में से आया था। ठीक है, बच्चे कमेंट करके भी बोल रहे हैं कि सर आपकी वजह से पेपर अच्छा गया। तो देखो भाई, पेपर मेरी वजह से नहीं गया, पेपर आपकी वजह से अच्छा गया है, क्योंकि मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना और आपका काम था रास्ते पे चलना। आप रास्ते पे चले और आपका पेपर अच्छा गया। तो इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैं देखता हूँ कितने बच्चे इस वीडियो को लाइक करते हैं। चलिए इस पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे आपको अपना पेपर करके आना था। तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था आपका, जो आपको टाइम अलाउ किया गया था, ये 2 घंटे का किया गया था और 40 नंबर का आपका पेपर आया था। अगर मैं पेपर की बात करूं तो बिल्कुल ऐसे ही पेपर आया था। यहाँ पर देखिए सीरीज ये दे दिया था आपका, और ये मेरे पास जो पेपर आया है ये सेट 1 आया आपका। कोड नंबर आपका ये था पेपर का। ठीक है, नीचे चलते हैं। अब हम लोग सामान्य निर्देश मैंने पहले ही चर्चा कर रखी है, तो ज्यादा उस पर बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट पेपर पे चलेंगे। पहला हम लोग सेक्शन ए में आ गए हैं। सेक्शन ए के अंदर आपसे 2-2 नंबर वाले आपको 6 क्वेश्चन, सॉरी 6 कह रहा हूँ, 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल आपका जो है सो कि 16 नंबर का ये सेक्शन था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस के आंसर आपको किस तरह से लिखने थे। तो 2 नंबर का ये पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों। यहाँ पर आपसे आपातकाल के बारे में पूछा है कि 1975 के आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा की गई किन्हीं 2 ज्यादतियों को उजागर करना है आपको। यानी कि क्या उस टाइम पे आपातकाल के दौरान जो जनता के साथ जातियां की जा रही थी, अन्याय किया जा रहा था एक तरह से, वो आपको बताना है। तो देखिए जातियां, एक तो आप प्रेस पर प्रतिबंध ये सब लगाया गया था, जो गैर कानूनी तरीके थे ये अपनाए गए थे। निवारक नजरबंदी के तहत क्या हो रहा था कि बेकसूर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा था, जबरन नसबंदी कराई जा रही थी लोगों की। ठीक है, और लोगों के अधिकारों को छीन लिया गया था, चाहे वो अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता हो, इस तरह के जो अधिकार होते हैं ये सारा छीन लिया गया था बच्चों। तो इस तरह से 2 नंबर में आपको एक्सप्लेन करके लिख देना था। यही क्वेश्चन और आंसर अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आया था, और जो आपको आंसर लिखना था वो इस तरह से लिखना है बच्चों। मैं आपको जो पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाते चलूंगा। 50 शब्द या 100 शब्द या 170 शब्द का जो सीमा होता है वो आपको मेंटेन करना था बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन था यूरोपीय संघ के किन्हीं 4 सदस्य देशों के नाम लिखिए। ध्यान से याद कीजिए, जो मैप वाला मैंने आपका वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये मैं आपको यूरोपीय संघ का जो है नक्शा है वो दिखा रहा हूं, और उसके देशों के बारे में दिखाया था। तो अगर आप वो यूरोपीय संघ का नक्शा याद करके गए होते तो ये 4 सदस्य देश इजीली लिख पाते। जैसे कि मैंने 4 सदस्य देश लिख दिए यूरोपीय संघ के, जर्मनी, डेनमार्क, आयरलैंड और फ्रांस। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना था। यही क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश में इस तरह से आया था और जो आंसर लिखना था इस तरह से आपको लिखना था बच्चों। आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने लगभग ये क्वेश्चन आपको करवा दिया था। जैसे कि क्वेश्चन आया था, शाहबानो केस के फैसले को चुनौती क्यों दी गई थी, स्पष्ट करना है। तो देखिए पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि ये मतलब स्टोरी समझिए कि शाहबानो केस क्या था। शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी, ठीक है, जिसके पति ने तलाक दे दिया था उनको, और वो क्या बोली थी कि आपने 3 तलाक के तहत मुझे तलाक तो दे दिया, लेकिन मुझे गुजारा भत्ता चाहिए। और उसके पति ने गुजारा भत्ता मतलब कि उसको रहने के लिए जो कुछ पैसे देने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो इसी को लेकर के वो अदालत में गई थी। अदालत ने उसकी जो अर्जी थी उसको स्वीकार कर दिया और उसके हक में फैसला दिया था। लेकिन सरकार ने एक अधिनियम के द्वारा इस फैसले को निरस्त कर दिया और बोला कि साहबानों को आप जो उसका पति है वो गुजारा भत्ता नहीं देगा। इस तरह का फैसला सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो देखिए साहबानो केस जो था ना, इस फैसले को चुनौती क्यों दी गई थी, 2 तरीकों से आप लिख सकते हैं। पहला, एक तो चुनौती इस तरह से दिया गया था कि जो आपका मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो कह रहे थे कि भाई आप हमारे जो मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, उसके अंदर आप छेड़खानी कर रहे हो, हमारे धर्म के अंदर हस्तक्षेप कर रहे हो, हमारा ये जो तलाक का मुद्दा चला रहा है इस तरह से चलता रहेगा। और जो उस तरह के जो लोग थे ना, उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव बनाया और सरकार ने यह फैसला निरस्त कर दिया था, जो एसओ की अदालत के द्वारा दिया गया था। ठीक है, लेकिन जो दूसरे साइड की अगर हम बात करें तो दूसरे साइड में ये था कि सभी बोल रहे थे कि भाई सही किया, मतलब जो सरकार क्या बोलते हैं, न्यायालय ने फैसला लिया वो सही लिया और उसके हक में ही फैसला होना चाहिए। तो जो आपको लिख करके आना था वो मुस्लिम कम्युनिटी वाली बात लिख करके आनी थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछता
तो इस तरह से पूछा था यहाँ पर, और आंसर आपको इस तरह से लिखना था बच्चों, थोड़ा अपनी तरफ से भी ऐड करके आपको लिखना था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पूंजीवादी व्यक्तित्ववाद की अवधारणा का विरोध किसने किया था और क्यों किया था। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। तो सभी बच्चे मुझे ये कमेंट करके बताइए, ये क्वेश्चन जो है सो कि थोड़ा सा डाउट है इसमें, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, तो इसका आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसी चौथे क्वेश्चन के अथवा में क्वेश्चन दे दिया है बच्चों की, अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो ये नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके अथवा में ध्यान से समझिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित चौबुर्जा राजनीति की अवधारणा की व्याख्या करनी है आपको। तो देखिए क्या है ये, इस चीज को समझिए ध्यान से। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि लोहिया ने चौबुर्जा राजनीति की वकालत की, जिसमें उनका मत यानी कि उनका फेवर कुछ इस तरह से था कि राजनीति के साथ साथ समाजवाद के 4 स्तंभ होते हैं, केंद्र होता है, क्षेत्र होता है, जिला और गांव होता है ना, सभी आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते थे। इसी तरह से अगर इंग्लिश में ये क्वेश्चन आपका इस तरह से आया था, और जो आपको आंसर लिखना था बच्चों इस तरह से आपको लिखना था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन कि दक्षिण एशिया भू राजनीतिक धरातल पर तो एक क्षेत्र है, फिर भी इसमें विविधता विद्यमान है, कथन को न्याय संगत ठहराना है। यानी कि दक्षिण एशिया के अंदर आप देखेंगे जो देश आते हैं उनकी भू राजनीति यानी राजनीति का मापदंड देखा जाए तो सभी देशों में ऑलमोस्ट लोकतंत्र देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से बोला है कि इनका जो लोकतंत्र का या कह लीजिए भू राजनीति का धरातल है वो एक ही क्षेत्र के अंदर आता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर अंतर है दक्षिण एशिया के अंदर। तो क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, मैं नीचे चल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, उत्तर में आपको शक्तिशाली हिमालय और विशाल हिंद महासागर, पश्चिम में आपको अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इस तरह से चीजें देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों नीचे आके कुछ इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि दक्षिण एशिया के जो विभिन्न देशों में आपको समानता नहीं है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था की तरह राजनीतिक व्यवस्था एक तरह की है, लेकिन लोकतंत्र एक बन गया है, मतलब राजनीतिक व्यवस्था की तरह लोकतंत्र एक बन गया है। इस क्षेत्र में स्वीकृति मानदंड जो है इस प्रकार, हाँ दक्षिण एशिया हर मायने में विविधता के लिए खड़ा है, फिर भी एक भू राजनीतिक स्थान के रूप में दिखता है। यानी कि वही चीज है कि यहाँ पर लोकतंत्र तो है लेकिन अलग अलग तरह से है, यहाँ की प्रॉब्लम्स भी अलग अलग तरह की है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बना करके जो है कि 2 नंबर में लिख देना था बच्चों। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछता तो इस तरह से आप हिंट ले सकते हैं आंसर का यहाँ पर, और इस तरह से आपको अपना आंसर लिखना था बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां क्वेश्चन कि भारत में 1969 में जो राष्ट्रपति चुनाव को ऐतिहासिक क्यों माना जाता है। कोई 2 कारण आपको जो है सो कि लिख करके बताने। तो देखिए, जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ था 69 में, तो सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में मतभेद देखने को मिला था। जो सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर ही प्रभावशाली नेताओं का जो ग्रुप था उन्हीं को अनऑफिशियली सिंडिकेट कहते थे। तो उसके और इंदिरा गांधी जी जो कांग्रेस के अंदर थे उनके बीच में मतभेद देखने को मिला। ठीक है, इंदिरा गांधी जी द्वारा उठाए गए क्रांतिकारी कदमों को सिंडिकेट जो है नापसंद करता था। ठीक है, और उसी के तहत जब 1969 का जो राष्ट्रपति चुनने की बारी आई तो इंदिरा गांधी ने ना कांग्रेस के हक में नहीं, मतलब कांग्रेस से हट करके एक उम्मीदवार को चुना जिसका नाम था वीवी गिरी का समर्थन किया उन्होंने, और कांग्रेस ने अलग एक उम्मीदवार का समर्थन किया राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, और आगे चल के क्या हुआ, कांग्रेस के अंदर जो है कि टूट देखने को मिली और कांग्रेस बट गया। पहले तो एक कांग्रेस था, फिर कांग्रेस का विभाजन भी देखने को मिला, कांग्रेस आर बन गई आपकी और कांग्रेस ओ बन गया आपका। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका कह सकते हैं जो 1969 का राष्ट्रपति चुनाव था उसको ऐतिहासिक माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव। इसी तरह से यही क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश में इस तरह से पूछा था और जो आंसर आपको लिखना था वो कुछ इस तरह से लिखना था बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 7वां क्वेश्चन कि आसियान का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास को गति देने तक सीमित नहीं है, इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। देखिए, आसियान जो है ना वो केवल कह सकते हैं आर्थिक विकास को गति देने तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि वो आगे भी निकल चुका है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जा सकता है कि आसियान का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास को गति देने तक ही सीमित नहीं है, यह उससे कहीं आगे निकल चुका है। जैसे कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भी आसियान, क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए भी आसियान आगे आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप 2 नंबर में लिख सकते थे बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा और आंसर कुछ इस तरह से आपको लिखना था बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रतिपादित संपूर्ण क्रांति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। जो जयप्रकाश नारायण द्वारा बताया गया संपूर्ण क्रांति का नारा था उसको आपको स्पष्ट करना है।
ठीक है, अवधारणा को। तो देखिए संपूर्ण क्रांति क्या था? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी का एक नारा था जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंदिरा जो गांधी थी उसकी सत्ता को उखाड़ फेंकना था। लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने कहा कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां आती है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति। और जब हम इन क्रांतियों को मिला देते हैं अर्थात 7 क्रांतियों को मिला करके संपूर्ण क्रांति बनते हैं, जिसका मेन उद्देश्य था सच्चे लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना था बच्चों। आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछता तो इस तरह से पूछता है, मतलब पूछा है बेसिकली, और आंसर जो आपको लिखना था वो इस तरह से लिखना था बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी के अंदर आपसे जो है सो कि 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन पूछा था, 4 नंबर वाले क्वेश्चन जिसका आंसर आपको 170 शब्दों में देना था बच्चों। ठीक है, तो चलिए सेक्शन बी के क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करते हैं बच्चों। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया किस कारण संघर्ष संभावित क्षेत्र बना रहेगा, स्पष्ट कीजिए आप। यानी दक्षिण एशिया है उसके अंदर क्या क्या देशों के बीच में क्या क्या चीजें हैं जिससे कि संघर्ष आगे भी चलता रहेगा। तो देखिए दक्षिण एशिया के देशों में सीमा विवाद देखने को मिलता है जिस कारण से संघर्ष चलता आ रहा है और संघर्ष चलता रहेगा कि भाई ये चीज मेरा है, ये सीमा तुम्हारा है, इस तरह से। नदी जल बंटवारे को लेकर के विवाद देखने को मिलता है, आतंकवाद को देखकर विवाद देखने को मिलता है, एक प्रमुख समस्या है। उसी प्रकार से जातीय संघर्ष भी देखने को मिलता है, जात पात के नाम पर। ठीक है, तो इस कारण से दक्षिण एशिया में जो ये क्षेत्र है इनके अंदर जो आपका संघर्ष है वो चलता ही रहेगा इन कारणों से। ठीक है, तो आपके ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछता बच्चों, और जो आंसर लिखना था आपसे इस तरह से आपको आंसर लिखना था बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन कि भारत और रूस के बीच सहयोग के किन्हीं 4 क्षेत्रों को उजागर कीजिए। मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था लेकिन मैंने आपको लगभग 3 नंबर के लायक एक क्वेश्चन बताया था और आ गया बच्चों आपका 4 नंबर में। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, जिस बच्चे ने वो 3 नंबर का क्वेश्चन देखा था वो इजीली 4 नंबर में बच्चों अटेम्प्ट कर सकता था इस क्वेश्चन को। तो वही ये भारत और रूस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान से समझिए, भारत और रूस के संबंध शुरुआत से ही अर्थात जब रूस सोवियत संघ का भाग हुआ करता था ना तब से ही काफी बेहतर रहे हैं। वर्तमान समय में भी विभिन्न क्षेत्रों में भारत और रूस के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध देखने को मिलता है, यानी कि अच्छे संबंध रहे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं रक्षा क्षेत्र में तो इस क्षेत्र में भारत की रूस ने बढ़ चढ़ करके मदद की है। आज भी भारत के विभिन्न प्रकार के हथियार रूस प्रदान करता है, जैसे S-400 मिसाइल प्रदान किया है हमें। 1971 के युद्ध में भी जब USSR हुआ करता था उसने भी बढ़ चढ़ कर मदद की थी। भारत में जब जो है सो कि भारत ने जब अपना परमाणु परीक्षण किया तो पूरी दुनिया भारत का बहिष्कार और निंदा कर रहा था, लेकिन अकेला जो ये आपका रूस कह सकते हैं वो भारत की निंदा नहीं कर रहा था बल्कि भारत की प्रशंसा कर रहा था कि चलो भाई कुछ तो किया। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत का कई बारी वीटो पावर, मतलब भारत के पक्ष में कई बारी वीटो पावर इस्तेमाल करके रूस ने भारत की मदद की है। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते थे। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो यहाँ इस तरह से पूछेगा बच्चों। ठीक है, मतलब पूछा ही है बेसिकली, मैं बार बार ही पूछेगा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 15 पेपर करवाए ना तो उसमें आदत पड़ गई थोड़ी सी। तो इंग्लिश में इस तरह से आपको आंसर लिखना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ और भी आंसर हो सकता है, ये नहीं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ यही आंसर होगा एग्जैक्टली, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये भी लिख के आ गए होंगे इसी से मिलता जुलता तो भी आपको नंबर मिल जाएगा बच्चों। लेकिन आप एनसीईआरटी को आधार बना करके जो है सो कि अच्छे से और आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम में आंसर देना था। अगला मैप वाला क्वेश्चन था बच्चों। मैप वाले क्वेश्चन में देखिए क्या क्या पूछ रखा है कि वह राज्य जिससे नेहरू मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर का संबंध था, तो वो कौन सा राज्य था बच्चों। यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पूछा था, तो वो राज्य था बच्चों, वो आप देखेंगे यहाँ पर ये भारत का आपका मैप आया था। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो वो राज्य है आपका पंजाब बच्चों, यहाँ पर आप सी में देख पा रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था इसका आंसर हो जाएगा आपको पंजाब, सी। ठीक है, तो आपको ऐसे अपने आंसर शीट में लिखना था, क्वेश्चन नंबर पहला संबंधित अक्षर सी है और जो राज्य का नाम है वो पंजाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि वह राज्य जिससे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा का संबंध है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था मैप वाले में। ठीक है, द स्टेट फ्रॉम विच फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट एस निजलिंगप्पा वाज रिलेटेड, तो कहां से वो रिलेट करते हैं, तो वो आपके यहाँ पर ये कर्नाटक है ना, यहाँ से रिलेट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो दूसरे का जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर दूसरा मैप के अंदर संबंधित अक्षर डी है और जो हमारा आंसर है वो कर्नाटक है।
उसके बाद अगला आगे चलते हैं, अगला है कि वह राज्य जहां कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, तो इंग्लिश में इस तरह से पूछा है, द स्टेट वेयर कर्पूरी ठाकुर वाज द चीफ मिनिस्टर। तो बिहार के थे बच्चों। यहाँ पर आप देखेंगे तो संबंधित अक्षर आपको ए मिलेगा और तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा बिहार बच्चों। ठीक है, तो तीसरे का ए इस तरह से आपको लिख करके आना था। यहाँ पर देख लीजिए मैप में, क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, संबंधित अक्षर ए है और आंसर है आपका बिहार। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि वह राज्य जिससे राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी डीएमके का संबंध है, जो डीएमके है ना, द्रविड़ मुन्नेट्री कड़गम, तो वो कहां से रिलेट करती है पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो वो आपका रिलेट करती है बच्चों तमिलनाडु से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बी आपका तमिलनाडु, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर मैप वाले में आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना था, क्वेश्चन नंबर चौथा संबंधित अक्षर बी और आंसर है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो ये मैप वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 4 नंबर में मैप आया था आपका। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ग भी बोलते हैं। इसमें आपसे 6 नंबर वाले क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो समझते हैं बच्चों सेक्शन सी में किस तरह से क्वेश्चन पूछा और किस तरह से आपको आंसर लिखना था। कि 1989 के बाद भारतीय राजनीति को बहुदलीय गठबंधन प्रणाली की ओर ले जाने वाली किन्हीं 3 कारणों को उजागर करना है। तो वही देखिए, गठबंधन का दौर क्यों शुरू हो गया वही आपको बताना है। किसी भी पार्टी द्वारा बहुमत नहीं प्राप्त कर पाना, ठीक है, इन्हीं सब चीजों के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना था। आंसर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना था। वही अगर आगे चलूं तो यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आया था आपका, और जो आपको आंसर अपना लिखना था वो कुछ इस तरह से लिखना था बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन दे दिया है बच्चों, इसी में आपको एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। तो अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे, यहाँ पर ध्यान से समझिए कि 1991 के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी जो है उसकी एक शक्तिशाली राजनीतिक दल के रूप में उभरने के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों को बताना है। तो देखिए, जात पात आधारित हमें दल देखने को मिल गए थे, जाति आधारित दल 1991 के बाद में। क्षेत्रीय पार्टी जो है वो और भी ज्यादा ताकतवर बनती जा रही है थी, और शाहबानो केस के मामले में तो और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने एक कह सकते हैं प्लस पॉइंट जीता अपने लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग का भी उभार देखने को मिला था राजनीतिक पार्टियों में। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन चीजों को एक्सप्लेन करके लिख देना था, तो आपको नंबर मिल जाते। कुछ और भी पॉइंट्स आप लिख सकते थे एनसीईआरटी को आधार बनाकर। इंग्लिश में इस तरह से क्वेश्चन आया था और इस तरह से आंसर आपको देना था बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन कि वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है, इस कथन का विश्लेषण करना है आपको। तो देखिए समझिए बच्चों इस चीज को कि जो विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से अभिप्राय है विश्व के देशों का आपस में जुड़ने से। आज विश्व जो है ना वैश्वीकरण के कारण आपस में जुड़ गया है, और वैश्वीकरण के कारण कई तरह की चीजों का प्रवाह देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनको एक्सप्लेन करके लिख देना था। जैसे विचारों का प्रवाह होता है, वस्तुओं का प्रवाह होता है एक देश से। प्रवाह मतलब क्या होता है पता है आपको बच्चों, मैंने आपको बता भी रखा है वैसे तो, कि कोई चीज एक देश से दूसरे देश में जाती है और दूसरे देश से अपने देश में आती है। वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई विचार हो सकता है, वस्तु हो सकता है, पूंजी हो सकता है, बेहतर आजीविका की तलाश में लोगों का भी प्रवाह देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते थे इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछता तो इस तरह से पूछता बच्चों, और जो आपको आंसर देना था वो कुछ इस तरह से देना था, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के अथवा में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो ये नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अथवा में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे यहाँ पर कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका का मूल्यांकन करना है आपको। ठीक है, वैश्वीकरण में जो टेक्नोलॉजी है उसकी क्या भूमिका देखने को मिली हमें। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पर देखिए कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिला है, टेक्नोलॉजी का एक अहम रोल देखने को मिला है बच्चों। क्या देखने को मिला है कि वैश्वीकरण के कारण आज अल्प विकसित देश व विकासशील देशों को भी उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। तो वैश्वीकरण देखेंगे जब से टेक्नोलॉजी आई है तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है वैश्वीकरण। ठीक है, और वैश्वीकरण के कारण ही आज जो है टेक्नोलॉजी देश देश में फैला हुआ है। ठीक है, टेलीफोन और माइक्रोस्कोप आदि के नवीन आविष्कार के कारण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही में आसानी हुई है। ठीक है, इंटरनेट ने भी बहुत हद तक क्रांतिकारी रूप से वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो इंटरनेट भी एक प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के अंदर ला सकते हैं जिससे कि वैश्वीकरण और भी ज्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को आपको एक्सप्लेन करके लिख देना था, और ये आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से क्वेश्चन आया था
और आंसर जो आपको लिखना था कुछ इस तरह से लिखना था बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इन्हीं को एक्सप्लेन करके लिख देना था 6 नंबर के लायक, तो इजीली आपको 6 नंबर मिल जाते बच्चों। तो बस यही था हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर, यहाँ हमारा समाप्त होता है। और मजा आया बच्चों तैयारी करवाने में भी। ठीक है, आपको जितना मजा आया होगा उतना मुझे भी मजा आया तैयारी करवाने में। पॉलिटिकल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा करता था किसी टाइम पे, और आज भी है। ठीक है, तो अच्छा लगा। अब देखिए कुछ बातें जो मैं आपसे करने वाला था वो कर लेता हूँ, कि जैसे आप बच्चे बोल रहे हैं कि सर इको का पेपर लाइए। ठीक है, उसके बाद बच्चे बोल रहे हैं होम साइंस का पेपर लाइए। तो होम साइंस का एक पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नीचे खोलेंगे तो शो हो जाएगा, चैनल पे प्लेलिस्ट में हर जगह आपको होम साइंस का सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा। उस पेपर को जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करूं और पेपर्स की तो मैं कोशिश करता हूं आज आपको 1 या 2 पेपर जो भी अवेलेबल हो पाए मेरे पास मेरे साथ, मतलब मेरे द्वारा आपके लिए होम साइंस का, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं। ठीक है, तो वेट कर लीजिएगा आज के लिए, और इकोनॉमिक्स के लिए भी जल्दी ही चीजें हम करवाएंगे आपको सैंपल पेपर्स। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा आपको कंटेंट देखने को मिलेगा टर्म 2 के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आप तक पहुंच जाया करेंगी, ताकि जो आपका टर्म 2 का पेपर है और अच्छी तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगले एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।